इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर अल्मोड़ा के सिमकनी ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहकारिता मेले में हुई शामिल। विभिन्न सरकारी विभागों, योजनाओं एवं स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। मसूरी में अज्ञात लोगों ने मसूरी भाषा मंडल अध्यक्ष के नाम से बनाई फर्जी मेल आईडी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकों को दी आग लगाने की धमकी। प्रदेश के वृद्ध और असहाय महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक संबल देने के मकसद से जल्द बनेगी एक योजना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दी योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने राशन डीलर को होने वाले लाभांश और भाड़े की भुगतान में एकरूपता लाने के दिए निर्देश। पहाड़ों की रानी मसूरी में फिर बदला मौसम का मिजाज। आसमानों में छाए बादल, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर अल्मोड़ा के सिमकनी ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहकारिता मेले में शामिल हुई। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों, योजनाओं, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्टॉल संचालकों से संवाद कर विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली और उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये मेला स्थानीय उत्पादों के संरक्षण और प्रोत्साहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान की भावना के अनुरूप है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सहकारिता ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूती दी है और इसके माध्यम से गांव शहर की महिलाएं तेजी से सशक्त हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सहकारिता मेले का उद्देश्य स्थानीय कला उत्पादों, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के प्रयासों को मंच देना है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं सृजित हो सके। देखिए, सहकारिता मेला 2025 इसका शुभारंभ जो है जनपद अल्मोड़ा से किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के मेलों से लोगों को अधिक से अधिक सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से वे अपने, चाहे वो लोन संबंधी हो, स्वरोजगार संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, उन विषयों से वो जुड़ पाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लाभार्थियों को उनके चेक वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जा रहा है, जो उनके आर्थिकी को और मजबूत बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सहकारिता मेले में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इससे सहकारिता से एक सामान्य और गरीब व्यक्ति जो है बहुत जुड़ा हुआ होता है। उसकी छोटी छोटी उसकी कमाई जो है सहकारिता के माध्यम से उसके किसी न किसी प्रयोजन में काम आती है। सहकारिता स्वयं में जो है ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था से गरीब तबकों को जोड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ बहुत स्वागत योग्य है और इस प्रकार के मेले लगातार पूरे प्रदेश भर में आयोजन किए जाते रहने चाहिए, ताकि जो है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके। मसूरी में अज्ञात लोगों ने मसूरी भाषा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से फर्जी मेल आईडी बनाकर मसूरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकों को मेल कर मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की और लोन माफ न करने की स्थिति पर मसूरी के बैंकों में आग और लूटपाट की धमकी दी गई। ईमेल में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम को भी दर्शाया गया, जिसमें कहा गया कि हम तीनों शहर के दबंग नेता हैं और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो बैंकों को लूटने, जलाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सचिन शाह ने मसूरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बैंक के कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की।
आज सुबह ही मेरे को जो है बैंक से फ़ोन आया, जिसमें कि बैंक से भी फ़ोन आया और साथ ही साथ मुझे पुलिस विभाग से भी फ़ोन आया, जिसमें एक मेल का विवरण करा गया, जिसमें रजत अग्रवाल जी, मेरा जगजीत कुकरेजा एवं मोहन पेटवाल जी का नाम है, जिसमें ये बोला गया है कि मसूरी में जितने भी लोग हैं सबके ऋण बैंकों को माफ़ करने के लिए आदेशित किया गया है, और यदि बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा करने पर उनके खिलाफ़ कड़ी मतलब कि ये करा गया कि हम बैंक को लूट लेंगे और बैंक को लूट भी सकते हैं। साथ ही साथ जो है बुधवार को यहाँ पे तमंचों के साथ बैंक पे हमला करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। ऐसा कोई मामला रजत अग्रवाल जी, मोहन पेटवाल जी या मेरे द्वारा नहीं करा गया है, और ये मसूरी का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की एक कोशिश करी जा रही है। मैंने बैंक मैनेजर से भी निवेदन करा है कि तुरंत इसकी पुलिस FIR कराए, और मैं अपनी तरफ से भी अभी थाने में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं रिपोर्ट दूंगा, ताकि जो है इस पे कार्रवाई हो, और जो भी इसमें दोषी है, ये सब चीज़ें जो हैं एक फर्जी मेल ID के द्वारा करी गई है। मेरे द्वारा जब बैंक मैनेजर से मिला गया तो वहाँ पता चला कि फर्जी मेल ID के द्वारा ये करा गया है, और तत्काल प्रभाव से मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये चाहता हूँ कि भाई इस पर तत्काल कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। जहाँ कर्मचारियों को जान से मारने की कनपट्टी पे पिस्टल रखने की बात की गई है, बिल्कुल उस मेल में ऐसा ही लिखा गया है कि ऐसा। और देखिए, मसूरी का माहौल ख़राब करने के लिए असामाजिक तत्व हैं, जो लोग हमारी राजनीतिक छवि को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि मसूरी शहर का ऐसा कोई माहौल ही नहीं है कि यहाँ पे जो इस तरह की कोई वारदात आज तक कभी ना हुई है ना भविष्य में होगी। इसलिए पुलिस को तत्परता दिखाते हुए, आपके माध्यम से जो भी अधिकारी पुलिस के इसको देख रहे हो, मैं चाहूँगा कि तत्परता जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश हो कि किसने ऐसी हरकत करी है और उसको तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए। हाँ, आज सुबह हमें लगभग 11 बजे एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि सारे जो हमारे ऋण हैं बैंक के, शाखा के जितने भी ऋण हैं, ये माफ़ कर दिए जाएं, अन्यथा बैंक के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम बैंक के अंदर हम नुकसान्स फैलाएंगे, जो कर्मचारी हैं उनको हम प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रांच की जो शाखा में आग लगाने की, आगजनी तक की भी बात की है। गोली माने बंदूक की नोक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अगली इसी मेल में आगे कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि अगर ये काम नहीं किया, ऋण माफ़ नहीं किए गए, तो हम कनपट्टी में बंदूक रखेंगे, और यहाँ तक कि कहा कि जो कर्मचारी हैं उनको घर में घुसकर गोली से उड़ा दिया जाएगा। सर, इसमें 3 लोगों के नाम है, कौन कौन है? जी, जो नाम इसमें बताया गया है, एक रजत अग्रवाल जी हैं, जगजीत कुकरेजा जी हैं, और मोहन पेटवाल जी के नाम पे ये एक ईमेल हमें सुबह प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी सर? इसके बाद तुरंत ही इस मेल का हमने संज्ञान लेते हुए जो यहाँ पर हमारे चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर गए थे और उनको एक पूरा मामला हमने अवगत कराया। इसकी लिखित शिकायत भी कर दी है? शिकायत भी की है सर। सुरक्षा को लेकर भी आपने सारे इंतजाम बिल्कुल, क्योंकि हम इसको वैसे प्राइमा फेसी इसमें अभी विवेचना होगी और जो कुछ भी निकलेगा, लेकिन हमने उनको कहा है कि हमें यहाँ हमारी जान की और जो संपदा है इसकी भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रदेश के वृद्ध और असहाय महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के मकसद से जल्द एक योजना आने वाली है। महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और वृद्ध महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश की आधी आबादी की पूरी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से लागू महिला सारथी योजना, महिला एवं बाल मुखी सहायता योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना के बाद अब वृद्ध महिलाओं के लिए भी विशेष योजना तैयार की जा रही है। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास में महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपये पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे NGO, ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों,
उसको लेकर आज समीक्षा की गई। तो ये तय हुआ कि जनपदवार सब जिलों के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ में उनकी भावनाओं को जाना जाएगा और निश्चित रूप से भविष्य की कार्य योजना उसी दिशा में हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक अभिनव और नया प्रयास होगा, जहां सरकार की ये सोच कि हम बुजुर्ग महिलाओं के साथ में उनके चाहे वो पुत्र के रूप में कह लीजिए, पुत्री के रूप या पारिवारिक सदस्य के रूप में सरकार उनके साथ में खड़े होने का संकल्प लिया है। मैं समझती हूँ कि यह योजना भी बहुत जल्दी अपना स्वरूप लेगी और बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त करेगी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए पूरी तटस्थता के साथ में खड़े रहने का काम करी। ऐसी योजना का जो है वो योजना पर काम करना, विचारना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए विभाग के अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं कि तय समय के अंतर्गत, यानी कि हो सकता है 2025-2026 तक में हम इस योजनाओं को बुजुर्ग महिलाओं को समर्पित करें और उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य या उनके अपने सर्वांगीण उनके अपने सुरक्षा के लिहाज से जो कदम भी हम बढ़ा सकते हैं उसमें कोई कमी ना रहे, उसको सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश आज दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने राशन डीलरों को होने वाले लाभांश और भाड़े की भुगतान में एकरूपता लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा भवन स्थित सभागार में बैठक की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अलग अलग जनपदों में राशन डीलरों को अलग अलग समय सीमा तक का भुगतान होने की बात सामने आई है। इसलिए अधिकारियों से कहा गया है कि केंद्र से जो भी बजट मिले इसका आवंटन इस तरह किया जाए कि किसी भी जनपद के डीलरों का बैकलॉग बाकी ना रहे। आज सस्ता गला विक्रेताओं के संगठन के साथ में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई है। जितने भी बिंदु हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं के थे उन बिंदुओं को कंसिडर किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि हमें अभी तक यानी कि 2024 तक में लाभांश और भाड़े का भुगतान जो है वो नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करा है कि सभी को समांतर रूप से, ऐसा ना हो कि किसी जिले को हम 100% भुगतान कर दें और किसी जिले को हम कुछ माह का भुगतान करें। इस प्रकार की प्रवृत्ति को यहीं पे रोक लगाएं और समांतर रूप से जो है हमारे सभी जिलों को एक समान रूप से जो है उसका भुगतान किया जाए, उसको सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की ओर से भी जल्द से जल्द पैसा मिलने वाला है और भारत सरकार की ओर से पैसा संभवतः जून जुलाई माह तक का 2025 तक का मिलने वाला है। लाभांश और भाड़े का वो सारा पैसा होगा। उसके लिए भी विभाग को डायरेक्शंस दिए हैं कि सभी को समांतर रूप से, यानी कि यदि जनवरी में सबको पूरा करना है तो जनवरी में 13 जनपद पूर्ण होना चाहिए। यदि वह भुगतान फरवरी तक का जाता है तो वो फरवरी तक का पूर्ण होना चाहिए। मतलब हर माह में 13 जनपदों का एक समांतर जितनी उनकी डिमांड है उतने उनके भुगतान की जानी चाहिए, ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोविड पीरियड का भी उनका पैसा था, जो कोविड पीरियड का पैसा पूर्व में हमने जो लाभांश का था वो हमने दे दिया था। अब भाड़े का पैसे की डिमांड अभी भारत सरकार से हम लोगों ने करी है, तो संभवतः जैसे ही भाड़ा मिलेगा वह भी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के संगठनों को बता दिया गया है। जैसे ही भुगतान आएगा वैसे ही उनको भुगतान दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-पॉस मशीन में भी कुछ दिक्कतें उनकी ओर से बताई गई थी, तो ई-पॉस मशीन की दिक्कतों को लेकर संबंधित जिलों में एक एक ऑपरेटर हैं या एक एक इंजीनियर हैं, तो ये दिशा निर्देश दिए हैं कि एक इंजीनियर से 2 इंजीनियर करने के लिए दिशा निर्देश दिए, ताकि जो है व्यवहारिक रूप से यदि मैदान में कोई ई-पॉस खराब हुआ और पहाड़ पे कोई ई-पॉस खराब हुआ तो ऐसा ना हो एक ही आदमी जो है वो 2 जगह पे जाए, तो जिससे दोनों ही कार्य बाधित होते हैं। तो इसलिए इसका मैन पावर बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गोदामों में धर्म कांटे लगाए जाने की बात थी। पूर्व में भी विभाग को निर्देश दिया था कि गोदामों में जो बड़े बड़े गोदाम हैं उसमें जो है आप धर्म कांटा लगाएं, तो विभाग ने अपनी ओर से कई जगहों पर वेइंग मशीन जो है वो स्थापित किए हैं, ऐसा बताया गया है। और लेकिन डायरेक्शंस फिर दिए गए हैं कि जहां पर जितनी क्षमता है उसके अनुसार जो है, जहां धर्म कांटा की आवश्यकता है वहाँ धर्म कांटा लगाएं और जहां वेइंग मशीन की आवश्यकता है वहाँ पे वेइंग मशीन लगाएं। इसके साथ ही पूर्व में उनकी एक डिमांड थी कि हमारे पास में जो है SFI का जो लाभांश है वो SFI का लाभांश जो है उसको NFSA के बराबर करने के ऊपर सहमति बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देश पूर्व में दिया था। प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर है, वित्त के स्तर पर है, और वो मैंने उनको लक्ष्य दिया है कि दीपावली से पहले पहले इस पर हम लोग गंभीरता पूर्वक इस पर कार्रवाई कर लें। इसके अलावा उनका मानदेय के संदर्भ में भी विषय था, जिसको लेकर उनको ये कहा गया है विभाग के अधिकारियों को कि इसका परीक्षण करने कि यदि देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू है
तो उसको अध्ययन कर लें और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसका परीक्षण करें और फिर उसमें आगे चलकर उसमें हम लोग निर्णय करेंगे। तो ये प्रमुखता से ये बिंदु कुछ आए जिनको लेकर हमारे सस्ता गल्ले के विक्रेताओं के मन में पहले से कुछ आक्रोश था। आज बैठक के दौरान में उनकी सारी मांगों को सुना गया, उनकी मांगों के अनुरूप जो है विभाग के अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। निश्चित रूप से काफ़ी हद तक वे संतुष्ट थे और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में जो उनके फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो जैसे ही भारत सरकार से पैसा मिल जाएगा इन 2-3 दिनों में, निश्चित रूप से वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी मीट आउट होंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आसमान में बादल छाए रहे और साथ ही रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में इस तरह ठंड ने सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया। बारिश का असर सबसे अधिक स्कूली बच्चों पर पड़ा। सुबह सुबह ठंडी हवाओं लगातार होती बारिश में बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक मसूरी सहित उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। रामनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी घर से नकदी और जेवर लेकर चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। दरअसल पीरूमदारा बसई निवासी टीएसडीसी के पूर्व उप प्रबंधक कृष्णकांत आनंद किराए के मकान में रहते हैं। उनका कहना है कि 29 अक्टूबर को जब वो दूध लेने गए थे तो लौटने पर पत्नी बीना पांडे घर से गायब मिली। पड़ोसियों के अनुसार महिला अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर चली गई। पति का आरोप है कि पत्नी घर में रखी नकदी और जेवर भी साथ ले गई। कृष्णकांत आनंद ने बताया कि उन्होंने पत्नी को जीवन साथी ऐप के जरिए चुना था। उनका यह भी कहना है कि पत्नी ने कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की और उसकी संदिग्ध गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये 29 तारीख की बात है। मेरे को जब सुबह उठा तो उसने कहा कि मोटर का तार लगा दो। मैं मोटर का तार लगाने लगा, इतने में दरवाजे की तरफ वो गई और किसी ने उसको कहा कि चल भाग, और वो उसने कहा रेडी। ये मेरे को कैमरे से पता लगा। मैं फिर दूध लेने गया और उसका एक आशिक आया और उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी शॉर्टकट पे, और वो जब मैं आया तो देखा कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। वो गाड़ी में बैठा कर ले गया है। आशिक की सारी फुटेज आई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे कैमरे में, और इसकी उसकी वार्तालाप हो रही हैं, तरह तरह की बातें। वो घर के अंदर भी मेरे पीछे घुसा है और इन दोनों ने प्यार मोहब्बत करके और वो उसे भगा करके ले गया कहा तो। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही मेरी शिकायत को अभी तक दर्ज किया गया है, ना ही एफआईआर की गई है। चाय में मिलाकर मैंने जब घर पे आया तो मेरी उस फ्रिज के ऊपर एक पोटेशियम परमैंगनेट की 20 ग्राम की वो पैकेट रखा हुआ था, और उसमें जैसे उसका दिलबाग वगैरह का होता है और उसको थोड़ा सा फाड़ा जाता है, उसी तरीके से वो फटा हुआ था। उसमें उसके पोटेशियम परमैंगनेट के बाहर निकले हुए भी थे दाने, और उसने मुझे चाय में, काली चाय में दूध नहीं डाला था, उसने जानबूझ के काली चाय बनाई और मेरे को बार बार प्रेस करती रही कि आप पी लो, आप पी लो, जबकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। और मैंने जब उस चाय में वो पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, उसके बाद मेरा सिर चकराने लगा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे सुनने में भी कम सुनाई दिया, जिससे कि मुझे उसकी चीज़ें कहाँ से मिली थी को? ये मेरा ये है जीवन साथी पे। इसमें ये मैं जीवन साथी पे ये 2024 की बात है। सुबह 7-7:30 बजे जब मैं उठा तो ये जीवन साथी पे इसका ये मिला, और इसने कहा कि मेरा 2 लाख का लोन है, वो पूरा कर दो, मैं कागज़ बनवा दूंगी। मैंने 2 लाख के लोन पूरे कर दिए, लेकिन ये उसने कागज़ अभी इसने हाई कोर्ट में किसी प्रकरण में एफिडेविट दे रखा है। इसने सभी एसडीएम, डीएम सबके यहाँ इसने लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं एज ए वाइफ ऑफ के आनंद। अभी भी इसकी तारीख हाई कोर्ट में थी, तो बीच में भी ये गायब हो गई थी। मैं इसको घर से पकड़ के लाया था। ये इसने 1 तारीख तो की, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है बार बार इसकी आदत थी, ये अपने घर चली जाती थी और बैठी रहती थी। तो अब ये आशिक भी इसका यहाँ पे आने लगा है और आशिक ने ये भगा के ले गया।
नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख रजत अग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपने कार्यकाल में मसूरी की नीतियों और निजी स्वार्थों से बर्बाद किया। अग्रवाल ने कहा कि पालिका की बहुमूल्य संपत्तियों को आने बाने दामों में 30 साल के लीज पर चहेतों को सौंप दिया गया। मसूरी की जमीन तक गिरवी रख दी गई। वेंडर जोन योजना में भी घोटाला हुआ और असली पटरी व्यापारियों को सड़क पर छोड़कर चहेतों को दुकानें दे दी गई। अग्रवाल ने कहा कि मॉल रोड को अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण से बर्बाद कर दिया गया। छोटे व्यापारियों को डराया धमकाया गया, जबकि रसूखदारों को बचा लिया गया। बिल्कुल, हमारे पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसका तथ्य ये है कि वो आन बान कुछ भी बोले जा रहे हैं आनंद फानंद में, और मुझे इतना बड़ा खेद है इस बात का। वो वेंडर जोन की बात करते हैं। वेंडर जोन जब वो 5 साल बोर्ड में रहे तो उन्होंने वेंडर जोन के लिए क्या करा? उन्होंने वेंडर्स के लिए, पटरी व्यवसाय के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। उन्होंने 0 पॉइंट पे दुकानें बनाई, उन्होंने कोलू खेत पे दुकानें बनवाई, उन्होंने झड़ी पानी में दुकानें बनाई, उन्होंने झील पे दुकानें बनाई, उन्होंने किंगरेक पे दुकानें बनाई, 12 केजी में दुकानें बनाई, मैसानिक लॉज में दुकानें बनाई। 70-80 दुकानें बनाने के बावजूद कौन सा वेंडर माल रोड का वहाँ शिफ्ट हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कोई वेंडर शिफ्ट नहीं करा। उन्होंने अपने पसंदीदा चुनिंदा लोगों को चयन करते हुए वहाँ बिठाया, खासकर उन लोगों को जिनके परिवार बड़े थे। कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ माताएं बहनों को छोड़ देते हैं, उनके साथ मेरी भी हमदर्दी है। कुछ भाइयों को छोड़ देते हैं जो व्यापारी थे या उनको कहीं से उठा के लाए। लेकिन दुख इस बात का है कि दीपक हमारे व्यापारी, जिनकी दुकान तोड़ी गई लंडौर में, गुरदर्शन अंकल की दुकान तोड़ी गई, सिंह अंकल की, उनकी दुकान का क्या हुआ? उनकी दुकान कहीं आवंटित नहीं गई इनसे। माल रोड पे दुकानें टूटी, मयूर के नीचे एक दुकान टूटी थी छोटी, उन्होंने कहीं विस्थापित नहीं करी। उसके अलावा उन्होंने किसी वेंडर को विस्थापित नहीं किया। हर दुकान को देने के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड करी हुई है। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सबूत दे दूंगा इस बात के। पैसे लेकर दुकानों का आवंटन किया है। 5 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार जो थी वो अनुज गुप्ता की सरकार थी। पूरा प्रशासन भ्रष्ट था उस समय, और बड़ा खेद है इस विषय में कि वो हम पे ऐसे लांछन लगा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे, हम मलाई खा रहे हैं। मैंने आज तक कोई ठेका नहीं लिया, आज तक कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया। हम सच्चाई से चलते हैं, सनातनी सोच रखते हैं, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो चुनाव में लड़ने का रोक लगा था उन पे। देखिए, वो बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार पे दोष लगा रहे हैं। मैं सुन रहा था उनकी बाइट्स में कि कहाँ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच रखती है, पॉजिटिव सोच रखती है। हम किसी के निजी मामलों में नहीं जाते। हम कोर्ट के बाहर आकर लड़ाई नहीं लड़ते। जो कोर्ट की लड़ाई लड़ी है वो कोर्ट लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, अगर मैं आज आपको बताऊं तो बहुत कुछ हो सकता था। ये चेतावनी है अनुज गुप्ता के लिए, जो जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं अपना संतुलन खोकर, और जिस प्रकार का वो बोल रहे हैं कि 7 जन्म तक जो है कोई उनके विकास की तुलना नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, 7 जन्म तक उनके अनैतिक कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती। 7 जन्म तक उनके द्वारा किए गए भ्रष्ट कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती। 7 जन्म तक उनके द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने की तुलना नहीं की जा सकती। और ये एक बहुत ही खेद का विषय है कि मसूरी का युवा, जिसको सब लोग एक बहुत ही उम्मीदों से देख रहे थे, उसने मसूरी का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कहीं बैंक्वेट हॉल वालों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, कहीं उसने पेट्रोल पंप स्वामियों को, कहीं अन्य व्यापारियों को, होटल स्वामियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। इस प्रकार का कार्यप्रणाली नहीं चलेगी, ये हम स्पष्ट करते हैं। राष्ट्र पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हमारा भी आज हमने भी सिद्धांत बना लिया है, जितनी वो बयानबाजी करेंगे। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि आपको दुदली में कौन जानता है, आपको मकड़ीत में कौन जानता है, आप तो घर बैठ के वोटर लिस्ट बनाते हैं, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने भी दिखा दिया 2025 में उन्हें हरा के, उन्हें घर बिठाकर। अब बैठिए घर, 4 साल 4 महीने और घर बैठिए। उसके बाद जब चुनाव लड़ने आएंगे तब आपका मुकाबला करेंगे, तब आपको फिर से घर बिठाएंगे। तो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। विधायक तो कि दूर के सपने हैं उनके, वो अपनी पहले राष्ट्र पार्टी ज्वाइन करें। 5 साल से सुन रहा हूँ राष्ट्र पार्टी ज्वाइन करेंगे, 2000 आदमी आएगा, 3000 आदमी आएगा। मैं 5000 आदमी लाऊंगा। जिस दिन वो 2000 खड़े करेंगे ना, वहाँ 5000 मैं खड़े कर सकता हूँ। कुछ नहीं है, लोग हमारे साथ हैं, हम लोग का काम करते हैं, हम सच्चाई की राह पे चलते हैं, सनातनी सोच पे चलते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि तीज क्यों मना रहे हैं, करवा चौथ क्यों मना रहे हैं? आप हिंदू नहीं है क्या अनुज गुप्ता? या हिंदुओं से आपको प्यार नहीं है? तीज त्यौहार मनाना क्या गलत है क्या? हम होली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, हरताली का तीज मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, इगास मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं, हमारे अंदर सद्भावना है। उनको हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत दिक्कत है। आज लोगों का प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने हाल ही में कई कार्यक्रम करे, उनमें
बढ़ती हुई भीड़, उमड़ते हुए हमारे महिलाओं ने जो साथ दिया उनको संशय है। वो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, वो मीरा दीदी को बाहर की कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनको महिलाओं से कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। हर घर में महिला जो है बाहर से आती है, चाहे वो हमारी माता हो, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारी धर्मपत्नी हो। तो इस प्रकार से मीरा दीदी भी यहाँ की एक बहू है, यहाँ की एक भाभी हैं, और अगर वो आई हैं, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, 1-2 वर्ष के लिए अगर वो किसी कार्य के अनुसार गई तो उसका मतलब बाहर का होना नहीं हुआ। इस प्रकार के समस्त तथ्य जो हैं गलत है, इनका हम पूरा विरोध करते हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वैली वृक्ष की स्थिति को परखा और क्षतिग्रस्त सड़कों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सचिव पंकज पांडे ने निर्देश दिए कि सड़क पर जगह जगह जमा मलबे और पत्थर को 1 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मार्ग की स्थिति को सामान्य करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर आगामी त्योहारों और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए। सचिव ने बताया कि विभाग ने शिव मंदिर के पास एक वैली ब्रिज बनाकर फिलहाल यातायात बहाल कर दिया है, लेकिन इस स्थान पर एक स्थायी पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसका डिजाइन और डीपीआर अक्टूबर माह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे एक ब्रिज था उसमें डैमेज हो गया था, तो बेली ब्रिज लगा के इसको चालू किया गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें अल्टरनेटिव है, क्या प्लान है। तो हमारी टीम ने इसका डिज़ाइन और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, और अक्टूबर तक, आखिर अक्टूबर तक ये इसका डीपीआर और पूरा डिज़ाइन फाइनल होकर आ जाएगा। तो उसको बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम शुरू किया जाए, जिससे जो अभी बेली ब्रिज पे तो हम पूरा लोड रखे हुए हैं, लेकिन जब नया ब्रिज बन जाएगा तो फिर पूरा उस पर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से मसूरी के बीच में 4-5 जगह पे और रोड में प्रॉब्लम आई है, रोड वॉश आउट हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, और हमारा प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी मसूरी रोड का जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। पुल में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन बाकी काम हम लोग 1 हफ्ते में पूरा करने का प्रयास। मलबा हटाने का ऑलरेडी ये डायरेक्शन दिया जा चुका है कि इसी हफ्ते के आखिर तक पूरे सड़कों से मलबा हटाया जाना चाहिए, जिससे पूरी विड्थ मिले और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पूरे रोड पे जो भी मलबा आ गया था उनको हटाया जाए, और मौसम अगर साथ देगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये काम कर पाएंगे। देखिए, जो इसमें अभी जो स्ट्रीम आ रही है, जो नाला आ रहा है, उसको भी चैनलाइज करके प्रॉपर एक डायरेक्शन लिया जाएगा, जिससे कि आगे चल के कोई हमारे पुल, जो नया पुल हम बना रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा ने पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगरवासियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी के लाइब्रेरी केम्प्टी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में हुई, जहाँ श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि की विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पूजा के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद मसूरी के सनातन धर्म मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि नगर के सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर्ष का विषय है कि हर साल की भांति इस साल भी हमने जयंती हमारी वाल्मीकि समाज की निकली है और बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने इस बार जो थराली में जो आपदा आई उसकी वजह से थोड़ा आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो संवेदनशील जो बात हुई है उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं आहित जैसा देखा जा सकता है। तो उस तरह से हमने पिछली बार की भांति इस साल हमने वो आयोजन नहीं किया, इसलिए थोड़ा कम रहेगी और भीड़ भी थोड़ी कम रहेगी। पर यह है कि रामायण के रचयिता हैं, जिन्होंने रामायण को रचा, राम के बारे में सब कुछ बताया, तो ये हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है। तो कहीं ना कहीं हमारा आस्था इससे जुड़ी है। इसमें तो क्या भाईचारा, तो खासकर मसूरी में तो इसमें भाईचारा देखने को मिलता है कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के इसे देखने आते हैं, उत्साह मनाते हैं और बढ़ चढ़ के इसमें आगे अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहाँ पे जो है वाल्मीकि उत्थान सभा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम आपके माध्यम से मसूरी वासियों को, प्रदेश वासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि मसूरी बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हो रहा है और यहाँ पे हर वर्ग का आदमी यहाँ पे आता है और सभी लोग यहाँ पे इसमें बढ़ चढ़ के प्रति भाग लेते हैं। इसी कड़ी में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी यहाँ पे जो है प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इमरान मारा गया। इमरान पर सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में लूट, डकैती जैसे कई संगीन वारदातों में शामिल होने के आरोप थे।
जानकारी के मुताबिक सहारनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक इनामी बदमाश बाइक लूटकर भाग रहा है। सरसावा और गागलहेड़ी थाना पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 18 राउंड फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में इमरान गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में थाना गागलहेड़ी के सचिव प्रवेश वर्मा भी घायल हुए हैं। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो SHO गागलहेड़ी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। सहारनपुर के नकुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नकुड़ पुलिस टीम ढाईकी रोड गंगो बाईपास पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 संदिग्ध युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस ने पीछे किया तो बदमाश आम के बाग में घुस गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आज दिनांक 7/10/25 को चौकी प्रभारी अम्बेटा पीर श्री विकास चरण में हमराहा फोर्स के गंगो बाईपास पर ढाईकी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि सामने से 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी पर जिन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया और अचानक यू टर्न लेकर वापस भागे। करीब 800 मीटर के बाद बाईं ओर एक बाग में भागने पर मोटरसाइकिल बाग में स्लिप हो गई तथा इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें एक अभियुक्त को आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम दीपक पुत्र प्रमोद निवासी भैरमऊ है। अभियुक्त का दूसरा साथी भागने में सफल हो गया है। अभियुक्त दीपक थाना नकुड़ का हिस्ट्री शीटर है तथा इस पर 11 अभियोग पंजीकृत हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।